स्वागत है आपका प्लॉट ट्विस्ट्स मूवीज में। और आज हम लेकर आए हैं स्क्विड गेम सीजन 3 का पहला एपिसोड, कीज एंड नाइव्स। 3 साल बाद खेल दोबारा शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार नियम पहले से ज्यादा क्रूर हैं। खिलाड़ियों को अब चाबी या चाकू मिलता है और दोनों में से एक ही उन्हें जिंदा बाहर निकाल सकता है। अब गेहून वो मजाकिया जुआरी इंसान नहीं है जिससे हम 2021 में पहली बार मिले थे, लेकिन अब वो गुस्से से भरा वो पुराना विनर भी नहीं है जो बाकी प्लेयर्स से कहता था कि सिस्टम से लड़ो, एक दूसरे से नहीं। सीजन 2 के फिनाले में उसकी बगावत फेल होने के ठीक बाद उसे दोबारा लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सीजन की शुरुआत इस खुलासे से होती है कि प्लेयर 446 यानी सिंगल डैड योंग सोक बगावत में मरा नहीं था। पिंक सोल्जर नोल ने उसे जान से मारने के लिए गोली नहीं चलाई थी। वो जानती है कि ग्योंग सोक की बीमार बेटी हॉस्पिटल में है। शायद वो अपनी उस बेटी के बारे में सोच रही है जिसे वो खुद पीछे छोड़ाई थी। एक और सोल्जर जिसने कभी नोल को चाकू से घायल किया था और उसे फिजिकली और सेक्सुअली धमकाया था, इतना बेवकूफ़ है कि उसे लगता है कि नोल अब अचानक उसके साथ आना चाहती है और उसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग के धंधे में शामिल होना चाहती है जिसे वो पहले रोक रही थी। लेकिन इससे पहले कि उसका गिफ्ट खोला जाता, नोल गोलियां चलाना शुरू कर देती है। जो सोल्जर उसे ऑपरेटिंग रूम में लाया था वो ये सुनकर मुस्कुराते हुए मर जाता है कि नोल ने नॉर्थ कोरिया एक कमांडर को मारकर छोड़ा था जो उसी की तरह कमीना था। जब बाकी सारे सोल्जर मर जाते हैं तो नोल डॉक्टर को धमकी देती है कि अगर ग्योंग सोक नहीं बचा तो वो उसे मार डालेगी। वो अपना खून भी डोनेट करती है, पर हमें नहीं पता कि वो उसे बचाने के लिए काफ़ी होगा या नहीं। हमारे बाकी 3 जिंदा बागी गेहुन, योंजू और डेहो डॉर्म में हैं। जब गेहुन को पता चलता है कि कितने लोग मारे गए और उसे अपने दोस्त जुंगबे की मौत याद आती है, तो वो बदला लेने का प्लान नहीं बनाता, बल्कि वो एक पिंक सोल्जर की बंदूक अपने माथे पर रख लेता है। वो चीखता है, मुझसे क्या चाहते हो तुम लोग? तुम जीत गए तो आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। जब उसे बिस्तर से हथकड़ी लगा दी जाती है तो वो एकदम चुप हो जाता है। वो वोट करने की भी जहमत नहीं उठाता। वैसे भी उसके वोट से 41-18 के नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्योन के एक टीम के कई साथी मर चुके हैं। जब ज्योंगडे, जो प्लेयर जिस पर इतना कर्ज है कि उसे चुकाने के लिए टॉप 4 में पहुंचना होगा, बाकी ओ टीम वालों के साथ उसका मजाक उड़ाते हुए तालियां बजाता है, तब भी गेहुन कुछ नहीं बोलता। जब सियोन्यो, जो एक तांत्रिक है, कहती है कि उसे इस गेम में गुस्साई आत्माएं लाई हैं और मरने तक उसे अपने दोस्तों की चीखें और तेज सुनाई देंगी, तो गेहुन उसकी गर्दन पर झपटता है, पर वो तब भी अपना मुंह बंद रखता है। खाने के समय माँ बेटा की जोड़ी ग्यूमजा और योंग से गेहुन के पास आते हैं और योंजू भी ये कहने आती है कि उसे और ज़्यादा मदद ना कर पाने का अफसोस है, जो कि अजीब है क्योंकि उसी की मिलिट्री स्किल्स की वजह से पूरा मिशन टिका था। गेहुन को आखिरकार पता चलता है कि डेहो, जिसने बागियों तक हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी, घबरा गया और अपना काम पूरा नहीं कर सका। हालांकि ग्यूमजा कहती है कि जिंदा बचे लोगों के लिए एक दूसरे को दोष देना ठीक नहीं, गेहुन डेहो को घूरना शुरू कर देता है, जो शकरकंद ठूस रहा होता है। वो उसे घूरता रहता है, खासकर तब जब वो जुंगबे और बाकी बागियों को सीढ़ियों पर लटका हुआ देखता है, ये चेतावनी देने के लिए कि वोटिंग के लोकतांत्रिक तरीके को ना मानने वालों का क्या हश्र होता है। डेहो घबराकर उसकी नज़रों से बचता है। एक विशाल गम्बॉल मशीन की मदद से प्लेयर्स को अगले गेम के लिए रेड और ब्लू टीम में बांट दिया जाता है, जो लुका छिपी का एक जानलेवा वर्जन होगा। रेड टीम वालों को 30 मिनट के अंदर एक ब्लू प्लेयर को ढूंढकर मारना है। चीज़ों को फेयर बनाने के लिए ब्लू प्लेयर्स को एक चाबी दी जाती है जिससे वे दरवाजे खोलकर छिपने की जगह या बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, और रेड प्लेयर्स को चाकू दिए जाते हैं। गेम शुरू होने से पहले प्लेयर्स को अपनी टीम के किसी भी प्लेयर के साथ अपना गिफ्ट बदलने की छूट है। इससे कुछ दिलचस्प अदला बदली होती है, क्योंकि हमारे करिप्तरों को सोचना पड़ता है कि वो किसी का खून करने में कितने काबिल हैं। जुनही शुरू में रेड टीम में ही रहना चाहती है, यहाँ तक कि जब म्योंगी, जो क्रिप्टो वाला लड़का है, जो उसके होने वाले बच्चे का बाप भी है, उसे टीम बदलने की पेशकश करता है, या यहाँ तक कि उसे खुद को मारने देता है। मैं समझ सकती हूँ कि वो एक मजबूत इंडिपेंडेंट माँ बनना चाहती है। उसका ये याद रखना कि उसे खाने में क्या पसंद है और अपने खाने का हिस्सा देना उसे माफ़ करने के लिए काफ़ी नहीं है, पर मैं उसे इतनी प्रेग्नेंट हालत में किसी का पीछा करते और चाकू मारते हुए नहीं देखना चाहती। शुक्र है कि आखिरी पल में वो म्योंगी को अपना चाकू और रेड जैकेट दे देती है और कहती है कि वादा निभाना और जैसे हो सके उसकी रक्षा करने आना। योंगसिक और ग्योमजा भी ऐसे ही एक समझौते पर पहुंच जाते हैं और टीम बदल लेते हैं ताकि योंगसिक रेड टीम में हो।
हाँ, बचपन में उसे बहुत तंग किया गया था और उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, पर वो कोशिश करेगा कि ये काम जल्दी खत्म कर ले ताकि वो अपनी माँ को ढूंढ सके। वो जोर देती है कि वो बच जाएगी। ये जानकर दुख होता है कि ग्योमजा का धोखेबाज पति भी उसे मारता था और जान से मारने की धमकी देता था, पर वो हमें और योंगसिक को याद दिलाती है कि वो उस आदमी से ज्यादा जी और उसके पास अभी भी अपनी हिफाजत के लिए हेयरपिन है। गेहुन रेड टीम में है, इसलिए डेहो बेसब्री से किसी को ढूंढ रहा है जो उसकी ब्लू जैकेट और चाबी ले ले। जब उसे लगता है कि गेहुन फिर से उसे घूर रहा है तो डेहो आखिरकार भड़क जाता है और फक 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 बड़बड़ाते हुए उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। वो पूछता है कि गेहुन उसे क्यों देख रहा है और गाली देते हुए कहता है कि बाकी बागियों की मौत की वजह गेहुन है। वो चिल्लाता है, अगर सिर्फ एक्स टीम वाले डॉर्म में लड़ते तो अगला वोट जीत सकते थे। जैसे ही डेहो थोड़ा हाथापाई पर उतरता है, एक सोल्जर उसकी पीठ पर बंदूक रख देता है और वो पीछे हट जाता है। गेहुन ने अब तक एक भी शब्द नहीं कहा है। खास बात यह है कि नामगू और मिन्सू दोनों रेड टीम में है। जहां कुछ खिलाड़ी स्योन्यो पर भरोसा कर रहे हैं, वहीं नामगू अब भी क्रॉस वाले उस नेकलेस पर पूरा यकीन करता है जिसमें ड्रग्स हैं, जो उसने थानस से लिया था। और वो अब भी मिन्सू के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, जो डोर गेम के दौरान सेमी को धोखा देने और फिर डॉर्म की लड़ाई में उसे नामगू से ना बचाने के सदमे में है। लगता है मिन्सू ने भी गेहुन स्कूल ऑफ साइलेंस ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि जब नामगू उसे सेमी की मदद ना करने के लिए ताना मारता है और कहता है कि इस गेम में बचने के लिए उसे मर्द बनना होगा, तो वो बस घूरता है और गुस्से में सांस छोड़ता है। हालांकि ऐसे डरपोक लड़के को किसी का खून करते हुए सोचना मुश्किल है, मिन्सू किसी से टीम बदलने के लिए नहीं कहता। वो अब छुपने से तंग आ चुका है। जब ये सब हो रहा है, डिटेक्टिव जुनहू अब भी अपने भाई इन्हो यानी फ्रंटमैन के साथ अपना लुका छिपी का खेल खेल रहा है। उसे नहीं पता कि इन्होंने कैप्टन पार्क को हुक्म दिया है कि अगर वे आइलैंड के करीब पहुंचें तो सबको मार डालना। हम पहले ही उस मछुआरे को एक ड्रोन ऑपरेटर को चाकू मारते देख चुके हैं, पर यार मुझे नहीं पता था कि वो इतना ताकतवर है कि पूरी टीम को खत्म कर सकता है। जुनहू शुरू में वूसॉक की चिंताओं को ये कहकर खारिज कर देता है कि वूसॉक को शराब पीने की आदत है। वैसे दो बातें एक साथ सच हो सकती हैं, पर शायद जुनहू को अब भी शक होने लगा है, क्योंकि जब वूसॉक कुछ जांच पड़ताल करने के लिए जाता है तो डिटेक्टिव कैप्टन पार्क को इसका असली कारण नहीं बताता। फिर भी ये साफ नहीं है कि वूसॉक सूखी जमीन से कितनी मदद कर सकता है, भले ही उसे कोई सबूत मिल जाए। वापस गेम में ब्लू टीम के खिलाड़ी एक कमरे में घुसते हैं जिसकी छत पर तारे बने हैं और ईंट की दीवारों पर बच्चों की हैंडराइटिंग और ड्राइंग है। जोंगडे, जिसे टीम बदलने के लिए कोई नहीं मिला, खुद को इस टीम का लीडर बनाने की कोशिश करता है। वो सभी ब्लू प्लेयर्स को फैल जाने और फिर जब बाहर निकलने का रास्ता मिले तो चिल्लाने के लिए कहता है ताकि सब जिंदा बच सकें। मैं तो शर्त लगाने को तैयार हूं कि अगर उसे वो रास्ता पहले मिला तो वो किसी को बुलाने के लिए चिल्लाने वाला नहीं है। वो इतना कंगाल और मतलबी है कि वो नहीं चाहेगा कि और लोग बचें। जैसे ही रेड टीम अंदर जाने का इंतजार करती है, नामगू म्योंगी को मिलकर हमला करने का प्रस्ताव देता है। वो इसे जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल बना देता है। अपनी पार्टनरशिप की तुलना वन नाइट स्टैंड से करता है। हालांकि नामगू और थानस शुरू में म्योंगी से उसकी क्रिप्टो स्कीम की वजह से नफरत करते थे, पर अब नामगू कहता है कि जब म्योंगी ने थानस को चाकू मारा तो वो कमाल का लग रहा था। म्योंगी आखिरकार हाथ मिलाने के लिए मान जाता है। इस बीच जुनही जोर जोर से सांस ले रही है और एक दीवार पर झुकी हुई है। प्लीज ये मत कहना कि उसे लेबर पेन शुरू हो गए हैं। मुझे खुशी है कि ह्योंजू भी ब्लू टीम में है और जुनही और ग्योमजा की मदद के लिए वहां पर है, जो ऐसे टारगेट लग रहे हैं जिन पर रेड टीम वाले शायद सबसे पहले हमला करेंगे। और अंत में गेहुन बात करने के लिए तैयार है, या यूं कहीं दबी हुई आवाज में गुर्राने के लिए। ये तुम्हारी गलती है। साफ कहूं तो चाहे डेहो वो हथियार ले आता या नहीं, गेहुन की बगावत का फेल होना तय था। कम से कम इसलिए कि जिस फ्रंटमैन को वो ढूंढ रहे थे वो लगभग हर कदम पर उनके साथ था। और मैं पर्सनली डेहो से ज्यादा नाराज नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ह्यूनजू से बहुत इमोशनली जुड़ी हुई हूं और उसका घबराना ही एक वजह है कि वो जिंदा है। बदकिस्मती से जिस तरह से गेहुन अपना चाकू पकड़े और एंट्रेंस की ओर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं लगता कि वो डेहो से शांत और लॉजिकल बात करने के मूड में है। कम से कम अभी के लिए गेम गेहुन के दुख और गुस्से को सिस्टम के बजाय एक साथी खिलाड़ी पर निकालने में कामयाब हो गई है। कईयों के हाथ में चाबी थी, लेकिन सही दरवाजा किसी को नहीं मिला। अब खेल के अगले चरण में बारी है उस रात की जो दिखती तो शांत है, पर उस पर मंडरा रहा है मौत का साया। मिलते हैं अगले एपिसोड द स्टारी नाइट में। एक गहरी रात, चमकते हुए तारे और एक ऐसा खेल जो खिलाड़ियों को भ्रम और डर में डुबो देता है। द स्टारी नाइट सिर्फ देखने में खूबसूरत है, लेकिन इसके पीछे छुपी है एक जानलेवा चाल। ओ भाई, इस एपिसोड में तो मौतें ही मौतें हैं। नोएल ने तो पहले 30 सेकंड में ही शुरुआत कर दी
जैसे ही ग्योंगसोक उठता है वो डॉक्टर को गोली मार देती है। शायद उसे पता है कि उसने अभी अभी एक चौंकाने वाला फर्स्ट इंप्रेशन दिया है, इसलिए वो अपना मास्क पहन लेती है और ग्योंगसोक से कहती है, मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी मौतें हम लुक्का छिपी के गेम के दौरान देखते हैं, जहां रेड टीम के खिलाड़ी ऊपरी तौर पर तो अपनी जान बचाने के लिए लोगों को मार रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ, जैसे कि गिहून और नामग्यू और म्यूंगी की नई जोड़ी, के इरादे कुछ और भी हैं। पिंक सोल्जर्स ने कुछ ज़रूरी जानकारी नहीं दी थी जब वे बता रहे थे कि ये गेम कैसे काम करेगा। ज्योंगदे सबसे पहले ये समझता है कि हर ब्लू खिलाड़ी की चाबी हर दरवाजे पर काम नहीं करती। ये योंजू, यूरी और ग्युमजा के लिए अच्छी खबर है, जिनके पास तीनों तरह के तालों की चाबियां हैं, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर जाहिर है। ये तिकड़ी जो खुद को बाथरूम टीम कहती है, अपनी पिछली रात की टॉयलेट ट्रिप को याद करते हुए अपनी चाबियां योंजू को दे देती हैं, जो लीडर के लिए नेचुरल चॉइस है। जुनही और भी आसान टारगेट बन जाती है जब उसके टखने में चोट लग जाती है और वो सीढ़ियों से लुढ़क जाती है, लेकिन जब एक रेड खिलाड़ी उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो योंजू इतनी माहिर फाइटर है कि वो बिना हथियार के ही उसे काबू कर लेती है, फिर उसे मारकर उसका चाकू एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ले लेती है। सिर्फ उनकी ही ग्रुप में अच्छी केमिस्ट्री नहीं है, नामग्यू जो गेम में जाने से पहले 2 गोलियां खा चुका है, म्यूंगी के साथ हैरानी की बात बहुत अच्छा काम करता है। जब उनकी पहली हत्या का समय आता है तो म्यूंगी हिचकिचाता है, शायद किसी को मारना सेल्फ डिफेंस में थैनोस को छुरा घोंपने से अलग महसूस होता है, लेकिन जब नामग्यू से भी हथियार छीन लिया जाता है तो वो बीच में आ जाता है। जब विक्टिम गिड़गिड़ाता है कि उसकी बीवी और बच्चा है तो म्यूंगी रुक जाता है। क्या इसलिए कि वो जल्द ही पिता बनने वाला है और सहानुभूति महसूस कर रहा है? नहीं, वो ये पक्का करना चाहता है कि नामग्यू पहले जानलेवा वार ना करे। वे एक ही समय पर छुरा घोंपने पर सहमत हो जाते हैं ताकि आधा आधा क्रेडिट मिले, और म्यूंगी होशियारी से मरे हुए आदमी की चाबी दरवाजे खोलने के लिए ले लेता है। अपनी दूसरी जॉइंट हत्या के बाद वो अलग अलग रास्ते जा सकते थे। उन्होंने एक खिलाड़ी का कोटा पूरा कर लिया है। नामग्यू का इस बात से मोहित होना कि मरने पर लोगों की आंखें गुड़िया की आंखों जैसी हो जाती हैं डरावना है, और वो अब लव सिनारियो गाकर म्यूंगी के जूनही के साथ रिश्ते का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, म्यूंगी ने जूनही से वादा किया था कि जैसे ही वो किसी को मारेगा वो उसे ढूंढने और बचाने आएगा। अगर वो सच में उसके साथ एक नई शुरुआत का मौका चाहता है तो उसे अपना वादा निभाने पर ध्यान देना चाहिए। फिर भी जब नामग्यू प्रस्ताव देता है कि वे अपनी बॉडी काउंट बढ़ाते रहें, क्योंकि ज़्यादा ब्लू खिलाड़ियों को ख़त्म करने से इनडायरेक्टली ज़्यादा रेड खिलाड़ी ख़त्म हो जाएंगे, जिनके पास मारने के लिए लोग नहीं बचेंगे, तो वो रुक जाता है। जल्द ही हमें पता चल जाता है कि म्यूंगी क्या फैसला करता है। स्योंगन्यो अपने मानने वालों के एक ग्रुप को लेकर घूम रही है, ये दावा करते हुए कि मरे हुए लोगों की आत्माएं उसके हिलते हुए कानों को रास्ता दिखा रही हैं। वो आखिरकार ऐलान करती है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद वो उसे ज़ोर से बंद कर देती है और भाग जाती है। कुछ सेकंड बाद म्यूंगी दरवाजे से नामग्यू के साथ घुसता है और स्योंगन्यो के जितने वफादार फॉलोअर्स को छुरा घूंप सकता है घूंप देता है। उफ, सारे आदमी झूठे ही होते हैं, जुनही इससे कहीं बेहतर की हकदार है। स्योंगन्यो की किस्मत खराब है कि वो अगली बार सीधे गुस्से से भरे ग्यूहुन से टकराती है, लेकिन वो उसका ध्यान वापस देहो की तरफ खींचकर उससे पीछा छुड़ा लेती है, जिसे ग्यूहुन एक बार पहले ही घेर चुका है। उस पहली झड़प के दौरान ग्यूहुन उसे छुरा घोंपने में हिचकिचाया था। हम जानते हैं कि देहो ने तब से एक चाकू का ब्लेड हासिल कर लिया है, जो उसे एक रेड खिलाड़ी को सीढ़ियों से नीचे धक्का देने के बाद मिला था, लेकिन हाथापाई में देहो का पैर कट गया था और स्योंगन्यो की टिप की वजह से अब ग्यूहुन को पता है कि उसका टारगेट पास में है और एक खून का साफ निशान छोड़ रहा है। इस बीच मिन्सू नशे में धुत है। उसने पहले नामग्यो का गलती से गिरा हुआ थैनोस नेकलेस उठा लिया था और एक गोली खा ली थी। वो स्योंगन्यो के पास जाता है और उसे सेमी को ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है। बेचैन होकर वो एक कमरे में पीछे हट जाती है, जहां उसे एक एग्जिट मिलता है। समस्या यह है कि दरवाज़ा खोलने के लिए ज़रूरी 3 चाबियों में से उसके पास केवल एक है। चाबियों की तलाश में स्योंगन्यो ज्योंगदे से टकराती है, जो एक कातिलाना बेसुरा गा रहे नामग्यो को धोखा देने के लिए मरा हुआ होने का नाटक कर रहा था। चूंकि ज्योंगदे ने उम्मीद के मुताबिक इस गेम में बनाए अपने पहले साथी को धोखा दे दिया था, इसलिए उसके पास वो 2 चाबियां हैं जिनकी स्योंगन्यो को ज़रूरत है। वो उसे वापस एग्जिट तक ले जाती है, उसे ये विश्वास दिलाते हुए कि उसे भगवान रास्ता दिखा रहे हैं, ना कि वे तीर जो वो हॉल में बढ़ती लाशों के खून का इस्तेमाल करके दीवार पर बना रही है।
इस सब मौत के बीच एक नई जिंदगी भी जन्म ले रही है। हमारी बाथरूम स्क्वाड को एक कमरा मिल गया है जहां जूनही और ग्युमजा शुरू में कहती हैं कि वे वहीं रुकेंगी और छिपेंगी और योंजू को खुद एग्जिट खोजने के लिए कहती हैं। लेकिन जब जूनही का कानी अचानक टूट जाता है तो ग्युमजा दाई मोड में आ जाती हैं और योंजू को जूनही का हाथ पकड़ने का निर्देश देती हैं। इस तथ्य के बावजूद कि जूनही अभी अभी सीढ़ियों से गिरी है, उसे केवल गेम द्वारा दिए जाने वाले मामूली भोजन तक ही मिला है और अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत तनाव में रही हैं। वो एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देती हैं। लेकिन जश्न मनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता क्योंकि ह्योंजू को एक और रेड खिलाड़ी से लड़ना पड़ता है। भले ही इस बार उसे ज़्यादा चोटें लगती हैं और वो घायल हो जाती हैं, फिर भी वो अंततः पासा पलट देती है और अपने विरोधी को मार देती है। ऐसा लगने लगा है कि कोई भी ह्योंजू को आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकता और ये समझने में आता है कि एक रेड खिलाड़ी जो उसे अपने चेहरे पर खून पोंछते हुए देखता है, अपने काम से काम रखने और चले जाने का फैसला करता है। इस लड़ाई ने अनजाने में ह्योंजू को एक एग्जिट तक पहुंचा दिया है जिसके लिए उसके पास तीनों चाबियां हैं। वो दहलीज पार करने के लिए लंगड़ाना शुरू करती है लेकिन खुद को रोक लेती है और जूनही और ग्युमजा को लेने वापस जाती है। जैसे ही ह्योंजू ये अच्छी खबर बताती है, उसे पीछे से छुरा घोंप दिया जाता है और वो गिर जाती है, जिससे पता चलता है कि चाकू म्योंगी के हाथ में है। ये एक बहुत दर्दनाक कॉन्ट्रास्ट है। म्योंगी को किसी और को मारने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो स्वार्थवश ज़्यादा खिलाड़ियों को खत्म करने और अपना व्यक्तिगत भुगतान बढ़ाने के विचार से ललायत था। ह्योंजू को लंगड़ाकर वापस आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने अपने दोस्तों के लिए निस्वार्थ भाव से ऐसा किया। म्योंगी कम से कम माहौल को इतना तो समझता है कि उसे पता है कि वहाँ उसका स्वागत नहीं है और वो नामगी को बताए बिना चला जाता है कि अंदर अभी भी लोग हैं। स्योंगने और जोंगडे सफलतापूर्वक एक एग्जिट पर पहुंच गए हैं, लेकिन उसकी दिखावटी पर्सनालिटी जोंगडे को उसे एक तरफ धकेलकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद करने का मौका दे देती है। जब मिन्सू स्योंगनो को फिर से ढूंढता है तो वो उसके ताने सुनता है, मानता है कि वो नामग्यू है और उसे कई बार छुरा घूंप देता है। स्योंगने उस एग्जिट के ठीक सामने मर जाती है जहां वो पहुंच सकती थी अगर उसने समय से पहले जश्न ना मनाया होता, और एक हॉरिफाइड मिन्सू को अचानक यकीन हो जाता है कि उसने अभी अभी सेमी को मार दिया है। हमारी अगली बड़ी मौत ग्यूहून के हाथों से होती है, जिसने आखिरकार दैहो को ढूंढ ही लिया है। घबराहट के एक पल में दैहो कह देता है कि वो असल में कभी मरीन नहीं था। मैंने झूठ बोला ताकि मैं तुम लोगों के साथ रह सकूं, वो कहता है, खुद को एक दयालु हारे हुए व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हुए जो बगावत के दौरान बस डर गया था। ये तुम्हारी गलती है, तुम ही ने उन सबको मारा है, एक कठोर ग्यूहून दैहो से कहता है, उसकी गर्दन पर चाकू दबाते हुए। दैहो फिर अपना ब्लेड निकालता है और ग्यूहून के हाथ पर वार करता है, अपने गिड़गिड़ाने वाले व्यवहार को छोड़कर चिल्लाता है कि ग्यूहून ही सबको मारने के लिए जिम्मेदार है। उनकी लड़ाई सीढ़ियों से नीचे और हॉल में जारी रहती है। दैहो अपनी जान के लिए लड़ रहा है और एक तरफ से अपने एक जूते को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, लेकिन वो एक बार फिर खुद को एक दरवाजे के सामने फंसा हुआ पाता है जो एक जानलेवा गिरावट की ओर ले जाता है और ग्यूहून दरवाजे में दैहो का गला घूंटकर उसे मार देता है। दैहो अपनी आखिरी सांस का इस्तेमाल ये कहने के लिए करता है कि ये ग्यूहून की गलती है। जब दैहो की आंखें उन कांच की गुड़िया की आंखों में बदल जाती हैं जिनसे नामग्यू इतना जुनूनी हो गया है, तो ग्यूहून की आंखें ये महसूस करने पर चौड़ी हो जाती हैं कि उसने क्या किया है। गेम खत्म होने के बाद वो रोता है और जोर से कहता है, ये मेरी गलती है। वो अपना चाकू अपनी गर्दन पर रखता है, लेकिन पिंक सोल्जर्स द्वारा उसे गोली मारकर गिरा दिया जाता है जो उसे बेहोश कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सीजन प्रीमियर में गेम उसे मरने का विकल्प चुनने देने से इनकार कर रहा है। ये हमें एपिसोड के विनाशकारी अंतिम मौत पर छोड़ देता है, जो मुझे वाकई ये समझने में मदद करती है कि किस तरह से शो के क्रिएटर हुआंग डोंगयोक ने इस शो पर इतने सारे दांत खो दिए होंगे। ग्युमजा, जुन्ही और उसका बच्चा उस एग्जिट को ढूंढ चुके हैं जिसके बारे में युनजू ने उन्हें बताया था। तीनों चाबियां तालों में हैं जब योंगशिक कमरे में पहुंचता है। वो ठीक नहीं कर रहा है। अब तक वो एक ब्लू खिलाड़ी को नहीं मार पाया जिसने उल्टा उस पर हमला कर दिया। एक रेड खिलाड़ी ने उसके चश्मे का एक लेंस तोड़ दिया और वो अपने आसपास की सभी मौतों के कारण हाइपर वेंटिलेट करने लगा था। योंगशिक अपनी माँ से कहता है कि वो मरने वाला है क्योंकि वो किसी को नहीं मार सका। वो उसे जूनही के पास जाने देने के बजाय उससे कहती है कि वो उसे मार दे, यहाँ तक कि अपना चाकू अपने पेट की ओर ले जाती है। योंगशिक ऐसा नहीं कर पाता। वो अपनी माँ को एक तरफ धकेलता है और कांपती हुई जूनही की ओर बढ़ता है। मुझे माफ़ कर दो, वो अपना चाकू उठाते हुए कहता है। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाए, ग्युमजा योंगशिक को अपनी उस हेयरपिन से छुरा घोंप देती है जिसका उसने अभी अभी गर्भनाल काटने और एक नई जिंदगी देने के लिए इस्तेमाल किया था। ग्युमजा अपने बेटे को उस छोटे लड़के के रूप में मरने देना चुनती है जिसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, बजाय इसके कि उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जीने दिया जाए जिसने एक माँ को छुरा घोंपा जो एक नवजात बच्चे को गोद में लिए हुए थी। जैसे ही ग्युमजा रोती है और योंगशिक को गले लगाती है, वो उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे वाकई वेरी सॉरी पसंद है। ये माफ़ी मांगने से यानी सॉरी से ज़्यादा जवाबदेही व्यक्त करता है।
गेम खत्म होने के बाद पिंक सोल्जर्स योंगशिक को गोली मारने और ये सुनिश्चित करने के लिए आते हैं कि वो एलिमिनेट हो गया है, ग्युमजा के दिल दहलाने वाली परीदों के बावजूद। मुझे खुशी है कि ये हिस्सा ऑफ कैमरा होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उसे और रोता हुआ देख सकती हूँ। इस चमकती रात ने कई जिंदगियां निगल ली और अब अगली सुबह खिलाड़ियों को करना होगा अपने दिलों के सबसे गहरे जख्मों से सामना। आगे क्या होगा जानिए एपिसोड 3 में इट्स नॉट योर फॉल्ट। इट्स नॉट योर फॉल्ट में खिलाड़ियों को अपने अतीत की गलती दोहरानी है, लेकिन इस बार सजा टालना मुमकिन नहीं। हर कबूलनामे के पीछे एक डर छुपा है और हर माफी के बाद आता है एक क्रूर फैसला। जैसे ही पिंक सोल्जर लुका छिपी वाले कमरे से लाशों को हटाना शुरू करते हैं, एक रेड खिलाड़ी एक सोल्जर को चाकू मारने की कोशिश करता है। एक दूसरा सोल्जर बीच में आकर गोली चला देता है और जो सोल्जर बचा था वो अपना मास्क हटाता है और पता चलता है एक गोरा आदमी। ओ भाई, अमीर वीआईपी और उनके अजीब इंग्लिश डायलॉग आइलैंड पर आ चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारे खिलाड़ियों के लिए आगे और भी ट्रेजेडी होने वाली है, क्योंकि फ्रंटमैन को इन मेहमानों का मनोरंजन करते रहना है। इन्हों साफ तौर पर ऐसा करने के नए नए घटिया तरीके निकालने में लगा हुआ है, जिसमें गेम को इंटरैक्टिव बनाना और उन्हें सूट पहनाकर उन इंसानों का शिकार करने देना शामिल है जिन्हें वे गरीब होने के जुर्म में जानवर समझते हैं। लुका छिपी में 35 लोग एलिमिनेट हो गए, जिसका मतलब है कि 25 लोग बचे हैं, उस बच्चे को छोड़कर जिसकी देखभाल करना जुनही अब सीख रही है। फ्रंटमैन वीआईपीज को गारंटी देता है कि खिलाड़ी गेम जारी रखने के लिए वोट करेंगे, क्योंकि डॉम की लड़ाई ने उन्हें बहुमत के खिलाफ वोट करने से डरा दिया था। नामग्यू, जिसे एहसास हो गया है कि उसने थानोस का नेकलेस गिरा दिया है और उसके बिना आगे बढ़ने को लेकर घबरा रहा है, एक्स टीम में चला जाता है। लेकिन मिनसू, जिसके पास अब नेकलेस है, ओ टीम में जाने से पहले सीधे नामग्यू को देखता है। ग्युमजा, जिसके बाल अब खुले हैं क्योंकि उसने अपनी हेयर पिन अपने बेटे पर इस्तेमाल कर ली थी, जैसे जैसे ओ के वोट बढ़ते देखती है वो बेताब हो जाती है। वो एक खिलाड़ी को रोकती है और उस पर दया करने की भीख मांगती है, फिर विनम्रता से सभी को संबोधित करती है। कोई भी उसे आंख नहीं मिला पाता जब वो घुटनों के बल बैठकर खिलाड़ियों से गेम रोकने और जुनही और उसके बच्चे को बचाने की भीख मांगती है। उसके आंसू और गुहार वीआईपीज के लिए मनोरंजक है, लेकिन इससे नतीजा नहीं बदलता। पिछले एपिसोड में सुसाइड की कोशिश के बाद फिर से बिस्तर से हथकड़ी लगाए गेहुन के अपना वोट छोड़ देने के बाद अंतिम परिणाम 16 से 8 के पक्ष में गेम जारी रखने का होता है। जुनही को गिल्ट महसूस हो रहा है, लेकिन ग्युमजा उससे कहती है कि अब से उसे सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। उस रात नई माँ बेटी को सुलाने के बाद ग्युमजा गेहुन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो खुद को दोष दे रहा है। वो कोई जवाब नहीं देता। वो अकेले इस बारे में बोलती है कि जिंदगी कितनी नाइंसाफी भरी है और योंगसिक जैसे अच्छे लोग खुद को कोसते हैं जबकि बुरे लोग चैन से रहते हैं। वो याद करती है कि कैसे वो एक बार उसके जीने के तरीके से निराश हो गई थी और चिल्लाई थी कि उसे पैदा करने पर पछतावा है। वो ऐसा दिखावा करेगी कि वो उसका बेटा नहीं है और चाहती थी कि वो उसकी नज़रों से दूर हो जाए। उस रात उसने ओवरडोज कर लिया था और एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें एक फेलियर होने के लिए माफ़ी मांगी गई थी। जब वो उसे अस्पताल ले गई तो उसने वादा किया कि वो उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करेगी, और फिर भी जैसा कि वो गेहुन के सामने कबूल करती है, उसने उसे अपने हाथों से मार डाला। इससे गेहुन का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो अपने कामों को सही ठहराने की कोई वजह नहीं देती, बल्कि उससे जुनही और उसके बच्चे की मदद करने के लिए कहती है, ये पुष्टि करते हुए कि वो मानती है कि वो गेम में हम सबको बचाने आया था। गेहुन घूंट भरता है और कहता है कि वो उस तरह का इंसान नहीं है। हम जानते हैं कि वो जिंदा भी नहीं रहना चाहता, किसी और का रक्षक बनना तो दूर की बात है। लेकिन ग्युमजा अपनी गुहार दोहराती है, जोश से तर्क देती है कि इस गेम में पैदा होने में उस मासूम बच्चे की कोई गलती नहीं है। सुबह खिलाड़ी एक ताबूत लाए जाने पर जागते हैं। सोल्जर्स ने गेहुन को अपनी जान लेने से तो रोक लिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें परवाह नहीं थी एक बूढ़ी औरत खुद को खत्म कर ले, क्योंकि ग्युमजा ने रात में फांसी लगा ली है। जुनही और उसका बच्चा दोनों रोने लगते हैं और म्योंगी भी दूर से आंसू बहाता है। लेकिन अगला गेम शुरू होने से पहले शोक मनाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। जुनही शुरुआत में अपने बच्चे को डॉम में छोड़ने वाली है, लेकिन वो उसे अकेला नहीं छोड़ पाती। लेकिन उसने कल ही जन्म दिया है और उसके ऊपर उसका पैर भी अभी घायल है। गेहुन जुनही से कहता है कि बच्चे को चोट लग सकती है और वो आखिरकार अपनी बेटी उसे सौंप देती है, जबकि म्योंगी देखते हुए रहता है।
जुनही सीढ़ीदार एरिया से लंगड़ा कर चलती है, ये समझाते हुए कि उसे लगा था कि बच्चा होने से वो ज्यादा खुश होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो कभी अकेली नहीं रहेगी। ह्योंजू और ग्युमजा की मौतें उस पर भारी पड़ रही हैं, लेकिन गिहुन उससे कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है, सबने अपने फैसले खुद लिए हैं। वो कहता है कि वो अपनी बेटी के लिए कभी एक अच्छा पिता नहीं था, लेकिन उसे बड़ा होते देखना उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का समय था। ऐसा लगता है कि गिहुन को गेम में एक नया मकसद मिल गया है। हमें नहीं पता कि वो अभी भी मरना चाहता है या नहीं, लेकिन अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा है। वो जुनही को यकीन दिलाता है कि वो उसके बच्चे की रक्षा करने में उसकी मदद करेगा। 5वां गेम विशाल गुड़ियों, चुलसू और यंगही की मदद से एक रस्सी कूदने का गेम है, जो एक ऊंचे और संकरे पुल पर होता है। वीआईपीज इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या बच्चे को भी जुनही के साथ शामिल होना चाहिए। एक वीआईपी नशे में धुंध होकर जुनही पर दांव लगाता है और पहले इस विचार का विरोध करता है, लेकिन उसके साथ ही वीआईपीज तर्क देते हैं कि ये वास्तव में एक फायदा हो सकता है, क्योंकि जब उनके बच्चे खतरे में होते हैं तो माएँ कभी कभी सुपर ह्यूमन ताकत पा लेती हैं। मैं जानता हूं कि ये एक वास्तविक घटना है, लेकिन एक ऐसी महिला से ये उम्मीद करना बहुत ज्यादा लगता है, जिसे वास्तव में अगले 2 से 3 महीनों के लिए पोस्टपार्टम रिकवरी में होना चाहिए। खिलाड़ी तय कर सकते हैं कि वो किस क्रम में जाएंगे, लेकिन उनके पास दूसरी तरफ पार करने के लिए केवल 20 मिनट होंगे। गिहुन जुनही के सूजे हुए टखने की जांच करता है, जिस पर कूदना नामुमकिन सा लगता है। गिहुन कहता है कि वो जुनही को पार करने में मदद करेगा और उसे अपना बच्चा इस तरफ छोड़ देना चाहिए, लेकिन एक पिंक सोल्जर उन्हें बच्चे को एक खिलाड़ी के रूप में कैटेगराइज करने के फैसले के बारे में बताता है, और जुनही आखिरकार गिहुन से अपना बच्चा लेने के लिए कहती है। नामग्यू, जो अपनी दवा के बिना डरा हुआ है, पार करने की कोशिश करने वाला पहला खिलाड़ी है, क्योंकि मिनसू उसके चेहरे पर क्रॉस नेकलेस लटकाता है, उसे पुल पर फेंक देता है और उसे जाकर लाने के लिए ताना देता है। वो वास्तव में नेकलेस तक पहुंच जाता है, ये पता करने के लिए कि वो खाली है, क्योंकि मिनसू ने बदला लेने के लिए आखिरी गोली निकाल ली है। मैं नहीं जानता था कि उसके अंदर ये भी था। नामग्यू को मैकेनिकल रस्सी से गिराकर मार दिया जाता है। गिहुन और जुनही का बच्चा अगले पार करते हैं। उसे पता चलता है कि पुल के बीच में एक गैप है और वो कुछ बार अपना संतुलन लगभग खो देता है, लेकिन वो ज्यादातर समय के लिए उल्लेखनीय तौर पर स्थिर है। जब वो दूसरी तरफ पहुंचता है तो दूसरे खिलाड़ी चीयर करते हैं और वो जुनही के बच्चे को ऊपर उठाकर वादा करता है कि वो उसे लेने आएगा। दुर्भाग्य से उसे कुछ वन वे ट्रैफिक का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि खिलाड़ी पुल पर चढ़ते हैं। प्लेयर 96 अगला पार करता है, लेकिन वो अपने पीछे आने वाले अगले व्यक्ति को धक्का देकर गिरा देता है। जब गिहुन जानना चाहता है कि वो क्या कर रहा है, तो प्लेयर 96 मुस्कुराता है और कहता है कि वो सिर्फ गेम खेल रहा है। हमारी सोल्जर स्टोरी लाइन में नोल सोल्जर 16 के भेस में एक अभी भी घायल ग्योंगसॉक को ऊपर लाने में कामयाब हो गई है। वो डॉक्टर के शरीर को ग्योंगसॉक की खिलाड़ी यूनिफॉर्म में डाल देती है, ताकि शुरुआत में ऐसा लगे कि सोल्जर 16 ने सोल्जर ऑन सोल्जर गन फाइट शुरू की थी, लेकिन असली सोल्जर की लाश में लगे चिप की बदौलत ऑपरेशन रूम की करीबी जांच आखिरकार सच्चाई सामने ले आती है। ऑफिसर 16 को अपने पास लाने की योजना बनाने लगता है, लेकिन नोल वेंट्स में घुस जाती है और उसे बंदूक की नोक पर धमकी देती है कि वो उसे और ग्योंगसॉक को भागने में मदद करे। वो बाहरी परिसीमा गश्त पर असाइन किए जाने की मांग करती है और इस बात का फायदा उठाती है कि वीआईपीज आ रहे हैं। वो उसे उसके अगले खाने के साथ एक नाव की चाबी भेजती है। इसी बीच जुनहो का खोज मिशन आखिरकार महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। कैप्टन पाक जुनहो को एक ऐसे आइलैंड पर स्कूबा डाइविंग करने से रोकने की कोशिश करता है, जिसे जुनहो उस जगह के रूप में पहचानता है जहां इन्होंने उसे गोली मारी थी। इसका मतलब है कि स्क्विड गेम आइलैंड पास ही में होना चाहिए, और टीम भोर में खोजना शुरू करने की योजना बनाती है। वूसॉक जुनहो को पहले ही बता चुका है कि स्थानीय मछुआरे कैप्टन पाक को नहीं पहचानते, और उसकी जांच उसे कैप्टन पाक के घर में घुसने तक ले जाती है, जहां उसे रिक्रूटर की एक तस्वीर मिलती है। कैप्टन पाक का कुत्ता अपनी जंजीर से छूटकर वूसॉक पर हमला कर देता है, जो जानवर को गोली मार देता है। उसका दोस्त, जो निगरानी कर रहा है, गोली की आवाज से जाग जाता है, फिर सो जाता है। बाहर निकलते वक्त वूसॉक को डॉग हाउस के नीचे छिपा हुआ और सबूत मिलता है, पैसे के बैग और पिंक सोल्जर के आउटफिट। लेकिन उससे पहले कि वो जा सके, पुलिस आ गई है और उसे दोनों हाथ ऊपर करने का आदेश दे रही है। क्या कोई इस साल के स्क्विड गेम को अंत तक चलने से रोक पाएगा? एक्स टीम की संख्या कम है और खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस गेम का भाग्य बाहरी दुनिया पर निर्भर कर सकता है, चाहे उसमें जुनहो का आइलैंड पर पहुंचना शामिल हो, नोल और ग्योंगसॉक का वहां से भागने का रास्ता ढूंढना शामिल हो, या वूसॉक का किसी तरह पुलिस को हस्तक्षेप करने के लिए मनाना शामिल हो।
इनमें से कोई भी विकल्प मुझे इस समय विशेष रूप से संभव नहीं लगता, लेकिन हम अभी सीजन के आधे रास्ते में हैं, शायद उम्मीद छोड़ना अभी जल्दी होगी। मुझे अभी भी यकीन नहीं कि उन्होंने प्राइड मंथ के दौरान ह्योंजू को मार दिया। उस एपिसोड में उसकी मौजूदगी की बहुत कमी महसूस हो रही है। मुझे तो लगभग यकीन है कि वो जुनही को पीठ पर और बच्ची को आगे रखकर पुल पार कर लेती। लेकिन अब खेल में प्रवेश कर रहा है एक महमसिया कोड, सिर्फ एक नंबर 222। देखते हैं इसका मतलब अगले एपिसोड में 222 में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब माय चैनल प्लॉट ट्विस्ट मूवीज। मुझे इस एपिसोड तक ध्यान नहीं गया, लेकिन खिलाड़ियों के डॉम की दीवारों पर होडी मी ही क्रास ती लिखा है, जिसका मतलब है आज मैं कल तुम। ये लैटिन मुहावरा जाहिर तौर पर कब्रों पर लिखा जाता था ताकि जीवन इंस्टेबिलिटी और मौत की अनिवार्यता पर जोर दिया जा सके। मेरे लिए ये एक नॉर्मल चेतावनी की तरह भी है कि आप दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर ध्यान दें, क्योंकि जो उनके साथ होता है वो एक दिन आपके साथ भी हो सकता है। ये शुरुआती सीन के लिए प्रासंगिक लगता है, जिसमें प्लेयर 96 अभी भी लोगों को पुल से धक्का दे रहा है, इस उम्मीद में कि वो और गीहुन ही इनाम पाने वाले अकेले जिंदा इंसान होंगे। जियोंग डे, जैसा कि वो एक रीढ़ की हड्डी के बिना इंसान है, दावा करता है कि अगर प्लेयर 96 उसे पार करने देता है तो वो अपनी जीती हुई राशि बांटेगा और बाकी सभी को धक्का देने में उसकी मदद करेगा। जब एक खिलाड़ी मूल तरफ लौटती है तो दूसरा खिलाड़ी उसे वैसे भी चट्टान से धक्का दे देता है। गीहुन प्लेयर 96 को ये कहकर रोक देता है, अगर मैं तुम्हें पीछे से धक्का दे दूं तो मुझे इसे बांटना भी नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ म्यूंगी जून ही को अपने साथ पार करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो समझ में आता है अभी भी ह्योंजू को मारने के लिए उससे नाराज है। उस इंसान ने मुझे और बच्चे को बचाया और तुमने उसे उसी चाकू से मार डाला जो मैंने तुम्हें दिया था, वो कहती है। म्यूंगी तर्क देता है कि वो उसकी रक्षा करना चाहता था और ह्योंजू को मार डाला ताकि वो अपने बच्चे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। जून ही इस पर विचार करती है, फिर उसे अपना घायल टखना दिखाती है और पूछती है कि क्या वो उसे उठाकर पार ले जाएगा। गीहुन जून ही को एक हफ्ते से भी कम समय से जानता है और उसकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है, लेकिन उसके बच्चे का पिता अब इस संभावना पर हिचकिचाता है। साफ कहूं तो म्यूंगी ने पिछले गेम में जून ही को खुद को छुरा घोंपने की पेशकश की थी, लेकिन शायद वो अलग महसूस हुआ क्योंकि इससे उसे राउंड में जीवित रहने में मदद मिलती। ये ज्यादा संभव लगता है कि अगर वो उसे साथ लेकर पार करने की कोशिश करता तो वे दोनों मर जाते। जून ही कहती है कि उसका और उसके बच्चे का म्यूंगी जैसे कचरे से कोई लेना देना नहीं है और वे उसे फिर कभी नहीं देखना चाहते, और म्यूंगी मुड़ जाता है। इस बीच गीहुन प्लेयर 96 के एक अचानक हुए हमले से लड़ रहा है। गीहुन एक पल में अचानक बढ़त हासिल कर लेता है जब वो प्लेयर 96 की आंख पर हमला करता है। जब प्लेयर 96 को रस्सी से पुल से गिरा दिया जाता है तो दूसरे खिलाड़ी, जिसमें मिन्सू भी शामिल हैं, जो अपनी आखिरी गोली लेने के बाद नशे में हैं, पार करने में सक्षम हो जाते हैं। म्यूंगी एक खिलाड़ी की बातों को नज़रअंदाज कर देता है जो पुल के गैप में फंस जाता है और घड़ी पर 1 मिनट से कुछ कम समय शेष रहते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाता है। गीहुन जूनही के लिए वापस जाने की तैयारी कर रहा है, जो अब दूसरी तरफ अकेली है, लेकिन वो गीहुन को वापस ना आने के लिए चिल्लाती है, ये कहते हुए कि अगर वो मर गई तो उसका बच्चा नहीं बचेगा। वो उसके निर्देश का पालन करने का तरीका है कि चाहे कुछ भी हो अपने बच्चे की रक्षा करो, वो समझाती है। जूनही और गीहुन पुल के दोनों ओर यंगी और चुलसू गुड़िया के आंसू भरे आईने हैं, जब तक कि वो कदम बढ़ाकर अपनी मौत की ओर नहीं गिर जाती। वो फर्श पर एक फूल के पैटर्न पर खून के तालाब में गिरती है, जबकि उसका बच्चा ऊपर फूलों के बिस्तर पर गिरता है। म्यूंगी रो रहा है। वीआईपीज बेरहमी से बहस करते हैं कि जूनही के बच्चे के साथ क्या किया जाना चाहिए, जो अभी भी गीहुन और जूनही के जैकेट में लिपटा हुआ है। इन्हों सुझाव देता है कि बच्चा जूनही की जगह प्लेयर 222 के रूप में जारी रहे, क्योंकि ये वोटिंग और अगले गेम दोनों को और भी दिलचस्प बना देगा। ये तो इस गेम का ऐतिहासिक ट्विस्ट है, एक वीआईपी कहता है। वापस डॉम में कुछ खिलाड़ी अपने दिमाग में इनाम के पैसों का बंटवारा कर रहे हैं। केवल 8 लोगों के बचे रहने के साथ हर एक को 5.6 अरब वोन मिलेंगे, और ऐसा लगता है कि ये राशि अधिकांश खिलाड़ियों को गेम खत्म करने के लिए वोट करने के लिए संतुष्ट कर सकती है। लेकिन जब पिंक सोल्जर्स घुस आते हैं तो वे कहते हैं कि असल में 9 लोग बचे हैं। प्लेयर 39, 100 जियांग डाई, 125 मिन्सू, 203, 222 जूनही, 333 म्यूंगी, 336, 353 और 456 गीहुन। जूनही के बच्चे ने आधिकारिक तौर पर उसका नंबर विरासत में ले लिया है। बड़े वयस्क तुरंत एक नवजात शिशु से लड़ने लगते हैं, ये तर्क देते हुए कि वो लांती बच्चा पैसे का हकदार नहीं है और उसे मार देने की जरूरत है। वे चाहते हैं कि गीहुन बच्चे को सौंप दे,
लेकिन इससे पहले कि वे 5-1 से गीहुन पर हमला कर सकें, एक सोल्जर गन चलाता है और घोषणा करता है कि निष्पक्षता के हित में अब खिलाड़ी पर खिलाड़ी हिंसा की अनुमति नहीं होगी। अजीब तर्क ये देखते हुए कि एक बच्चे का भाग लेना कितना अनुचित है। उस रात को कैंडल लाइट डिनर पर बच्चे की गेम में भागीदारी की बेतुकी और भी स्पष्ट हो जाती है। दूसरे प्रतिकरियों की तरह वो टक्सीडो में नहीं है और महंगे दिखने वाले भोजन खाने के लिए मेज पर नहीं बैठी है। उसे उसके पालने में बोतल से दूध पिलाया जा रहा है। मुझे लगता है गेम जून ही के लेबर पेन्स के लिए तैयार था। निर्णय लेने में सक्षम न होने के कारण उसे भोजन के दौरान होने वाले वोट से भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अपना मन बनाने से पहले खिलाड़ियों को सूचित किया जाता है कि अंतिम गेम में कम से कम 3 खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया जाना चाहिए। यदि वे इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि किन 3 को बाहर निकालना है, तो बाकी सबके लिए जीवित रहना संभव होगा। हालांकि वे चाहें तो और लोगों को भी एलिमिनेट करना चुन सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए केवल मिन्सू और गीहुन ही एक्स को वोट करते हैं। प्लेयर 39 को वोट करने के लिए उठने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ओ ने पहले ही बहुमत हासिल कर लिया है। हालांकि वो नोट करता है कि वो भी ओ को ही वोट देता। 6 ओ खिलाड़ी गीहुन और बच्चे और नशेड़ी मिन्सू को एलिमिनेट करने का गठबंधन बनाने की योजना बनाते हैं। इससे वे प्रत्येक 7.6 अरब वोन यानी लगभग $5.6 मिलियन के साथ जा सकेंगे। क्या ये वास्तव में म्यूंगी को अपने बच्चे की हत्या में भाग लेने के लिए पर्याप्त है? मैं अभी भी उम्मीद कर रही हूँ कि उसकी भरी हुई नजरें इस बात का संकेत है कि उसकी कोई और योजना है। रात को गार्ड्स के द्वारा गीहुन को सूचित किया जाता है कि फ्रंटमैन उससे मिलना चाहता है, जिसका मतलब है कि लंबे समय से टली हुई आमने सामने की लड़ाई का समय आ गया है। अपना फ्रंटमैन का मास्क पहने हुए इन्हो कहता है कि वो मदद करना चाहता है। गेम के फेयर होने के दिखावे को त्यागते हुए इन्हो गीहुन को एक बड़ा चाकू देता है, जिसका इस्तेमाल वो उस कचड़े को मारने के लिए कर सकता है जो उसे और बच्चे को उनकी नींद में मारना चाहते हैं। जब गीहुन पूछता है कि फ्रंटमैन उसे ये क्यों देगा, तो इन्हो खुद को उस इंसान के रूप में प्रकट करता है जिसे गीहुन प्लेयर 1 ओ यंग के रूप में मिला और भरोसा किया था। मुझे जांग बे के बारे में अफसोस है, इन्हो कहता है। ये विशेष रूप से क्रूर बयान लगता है ये देखते हुए कि इन्हो ही था जिसने उसे मारा था, और गीहुन चाकू उठाता है और ये सुनने के बाद खड़ा हो जाता है। इन्हो गीहुन को ये चाकू लेकर उसे मारने के लिए बुलाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि गेम वैसे भी एक रिप्लेसमेंट फ्रंटमैन के साथ जारी रहेगी। वो उसे वादा करता है कि अगला गेम 2 लोगों द्वारा नहीं खेला जा सकता, और नियमों के अनुसार यदि गीहुन आज रात इस अनुशंसित उत्पाद पर जाता है तो गेम खत्म हो जाएगा, उसे और बच्चे को जाने दिया जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प है कि वे उन्हें पहले मार दें, इससे पहले कि वे उन्हें मारें। जैसे ही गीहुन चाकू लेकर निकलता है, इन्हो पूछता है कि क्या उसे अब भी लोगों पर विश्वास है। गीहुन रुकता है, फिर बिना जवाब दिए चलता रहता है। हमें अभी तक नहीं पता कि गीहुन इन्हो की सलाह पर अमल करने वाला है या नहीं, लेकिन हम इस एपिसोड में एक अलग मासा मर्डर देखते हैं। जब पुलिस कैप्टन को फोन करके बताती है कि वूसॉक उसके घर में घुस आया था और उसने उसके कुत्ते को मार दिया है, तो कैप्टन पार्क दूसरी नाव पर एक अंदर के आदमी को बताता है कि वे बेनकाब हो गए हैं और उन्हें सभी को मारना शुरू कर देना चाहिए। वापस स्टेशन पर वूसॉक शिकायत करके अपना फोन वापस पा लेता है और जूनहो को टिप देने के लिए बस इतनी देर के लिए उसके साथ भागने में सफल हो जाता है। जब कैप्टन पार्क एक कमरे में अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है, तो जूनहो अंदर नहीं होता। वो कैप्टन पार्क को एक हार्पून गन से गोली मारता है और मरते हुए आदमी से जवाब मांगता है, जो केवल इतना कहता है कि वो जूनहो को जिंदा रखने के लिए कुछ भी करने के आदेशों का पालन कर रहा था। धन्यवाद, मजा आया, वो जोड़ता है। अकेला जिंदा बचा मर्सनेरी किम जूनहो को खोज छोड़ देने की सलाह देता है। जूनहो जवाब देता है कि आइलैंड पर अभी भी लोग हैं, लेकिन जब असली कारण पूछा जाता है तो वो स्वीकार करता है कि ये उसके भाई तक पहुंचने का उसका आखिरी मौका हो सकता है। कैप्टन पार्क के धोखे को सोचते हुए वे जवाब देते हैं कि आइलैंड नक्शे के उस क्षेत्र में है जिसने उन्हें छोड़ने की सलाह दी थी। जहां तक नावल अभी भी घायल ग्योंगसॉक का सवाल है, वे शुरुआत में एक साथ आइलैंड छोड़ने में सफल रहते हैं, लेकिन ऑर्गन ट्रैफिकिंग ऑफिसर एक पीछा करने वाली टीम को उन दोनों को मारने का निर्देश देता है और नावल को ये धमकी देने के लिए भी फोन करता है कि उसे पता है कि ग्योंगसॉक की बेटी किस अस्पताल के वार्ड में है। नावल ग्योंगसॉक के बिना वापस जाने का फैसला करती है, जिसे वो जमीन पर पहुंचने पर पुलिस को बुलाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी बेटी खतरे में है। जैसे ही वो आइलैंड पर वापस एक चट्टान पर चढ़ती है, ग्योंगसॉक नाव को पूरी गति से चलाता रहता है। क्या ये मुमकिन है कि वो रास्ते में जूनहो की आइलैंड बाउंड नाव से टकरा जाए? मैं इन सभी कहानियों की लाइनों के एक साथ आने का इंतजार कर रही हूँ। गेम अब शक और विश्वास के बीच उलझ गया है, लेकिन अगली चुनौती में कोई नंबर नहीं, सिर्फ निशान होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर में। जिन्होंने पहले सीजन में मौत की पहचान बनाई थी, अब वो लौट आए हैं, लेकिन इस बार नियम बिल्कुल अलग हैं। ओ यानी सर्कल, टी यानी ट्रायंगल और स्क्वायर
हर चिन्ह किसी खिलाड़ी के कंधे पर बनता है और उसी के हिसाब से उसे एक अलग गेम खेलना होता है, लेकिन अंत में बचता है सिर्फ एक। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैं खुद कभी बच्ची थी, इसलिए मुझे बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस सीजन के आखिरी से पहले वाले एपिसोड तक एक नवजात बच्चा कहानी का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगा। जूनही की बच्चे किसी असली इंसान से ज्यादा मासूमियत और अगले पीढ़ी के कॉन्सेप्ट का प्रतीक लगती है। वो अजीब दिखती है, उसका अभी तक कोई नाम नहीं है और जाहिर है कि वो रोने और सोने के अलावा कुछ ज्यादा नहीं कर सकती। ये देखना बहुत परेशान करने वाला है कि बड़े लोग बच्चे की हत्या करने का मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन आखिर में मैं इस बच्चे से उतना इमोशनली नहीं जुड़ पा रही हूँ जितना शो चाहता है कि हम जुड़े। हालांकि गीहुन के लिए ये निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं लगती। उसने गेम को रोकने के अपने पिछले मिशन को छोड़ दिया है, यहाँ तक कि पिछले एपिसोड में उस फ्रंट मैन से भी मुंह मोड़ लिया जिसका वो इतनी देर से पीछा कर रहा था। भले ही वो अब सीधे सिस्टम से नहीं लड़ रहा है, लेकिन वो इसके भीतर जूनही की बेटी की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। ये उसके लिए एक फुल सर्कल मोमेंट है, ये देखते हुए कि उसने आसानी से स्वीकार कर लिया है कि वो अपनी बेटी के लिए कभी सबसे अच्छा पिता नहीं था। जब गीहुन इन्हो का चाकू लेकर डॉर्म में लौटता है तो वो जूनही के बच्चे को देखता है और फिर सोते हुए ज्योंगदे के पास जाकर उसकी गर्दन पर ब्लेड रख देता है। हमें पता चलता है कि ओ इल नाम ने एक बार वही चाकू इन्हो को दिया था जब वो एक खिलाड़ी था, और उसे भी इसी तरह उस कचरे को मारने का निर्देश दिया था जो वरना उसे मार देता। मुझे लगता है कि एक बच्चे की मौजूदगी स्थिति को काफी हद तक बदल देती है, लेकिन शो इन्हो और गीहुन के बीच इस तरह से कट करता है जैसे लगता है कि वे एक ही परीक्षा से गुजर रहे हैं। एक युवा इन्हो पूरी लाइन को चाकू घोंपने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही गीहुन जियोंगदा के ऊपर मंडराता है, उसे याद आता है जब सेबियोक ने सीजन 1 में सांगवू को मारने से ये कहकर रोका था कि वो उस तरह का इंसान नहीं है, और ठीक उसी तरह जिस तरह उसने उस समय किया था वो पीछे हट जाता है। अगर इन्हो गीहुन को लोगों पर से विश्वास खोने और अपनी अच्छाई को छोड़ने पर मजबूर करके अपने कामों को सही ठहराने की उम्मीद कर रहा था, तो उसे इसके बदले ये सबूत मिल गया है कि अलग अलग विकल्प चुनना संभव है। इसका मतलब है कि 8 खिलाड़ी और बच्चा सभी अंतिम गेम स्काई स्क्विड गेम में भाग ले रहे हैं, जो 3 ऊंचे पिलर्स जो एक सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल के आकार में है पर होता है। खिलाड़ियों को बताया जाता है कि हर पिलर पर उन्हें 15 मिनट के भीतर कम से कम एक खिलाड़ी को धक्का देना होगा। हालांकि घड़ी तब तक शुरू नहीं होगी जब तक वे टावर पर एक बटन नहीं दबाते। पिछले 2 सीजन्स का वोटिंग वाला हिस्सा स्क्विड गेम के इस तर्क को बनाता है कि बहुमत का शासन हमेशा सबसे अच्छा या न्यायपूर्ण नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से जियोंगदे और दूसरे ओ खिलाड़ी प्रस्ताव देते हैं कि ग्रुप एक स्वतंत्र वोट के साथ तय करे किसे एलिमिनेट करना है। कई खिलाड़ी बच्चे को मारने का अपना मामला पेश करते हैं। वो तर्क देते हैं कि ये उचित नहीं है कि वो यहाँ है और उसे मारना वास्तव में एक तरह की मेहरबानी हो सकता है क्योंकि उसकी देखभाल के लिए उसके माता पिता नहीं है। लेकिन म्यूंगी अपनी खुद की पावर प्ले करना शुरू कर देता है, बनाई हुई योजना से हटकर और चालाकी से ग्रुप के फैसलों पर नियंत्रण कर लेता है। वो तर्क देता है कि अगर गीहुन बच्चे का बचाव करता है और उसके साथ एलिमिनेट हो जाता है तो ग्रुप को एक अतिरिक्त व्यक्ति को बाहर निकालना होगा। इसकी बजाय वो उनका ध्यान एक आसान पहले टारगेट की ओर मोड़ देता है, मिन्सू, जो हवा में लात मार रहा है क्योंकि उसे यकीन है कि थैनोस और नामग्यू उसके पैर पकड़े हुए हैं। म्यूंगी सुझाव देता है कि मिन्सू एक ड्रग एडिक्ट के रूप में खतरनाक हो सकता है जो जाहिर है कि विड्रॉल से गुजर रहा है, और ग्रुप उसे पहले बाहर निकालने के लिए वोट करता है। फिर भी मिन्सू नहीं कूदना चाहता और कोई भी उसे धक्का देने के लिए किनारे के इतने करीब जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। म्यूंगी अंत में पोल से एक पोल पकड़ता है जिसे मिन्सू गलती से सेमी का बड़ा हुआ हाथ समझ लेता है। मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं करना चाहता था, म्यूंगी कहता है। मिन्सू सेमी से माफी मांगता है जिसे वो उसका हाथ मानता है, उसे पकड़ता है और उसे धक्का देकर मार दिया जाता है। खिलाड़ी एक पुल पार करके अगले टावर पर जाते हैं जहां म्यूंगी जियोंगदे से कहता है कि जब तक वे गीहुन को बच्चे से अलग नहीं कर देते तब तक काउंटडाउन शुरू ना करे। ग्रुप फिर से बच्चे को मारने की नैतिकता को सही ठहराने की कोशिश करता है। गीहुन को सम्मानपूर्वक संबोधित करते हुए प्लेयर 353 यहाँ तक सुझाव देता है कि गीहुन बस बच्चे को पोल पर लटका दे और दूसरी तरफ देखे जब उसे एक बेहतर जगह भेजा जा रहा हो, वरना वो प्लेयर 353 चेतावनी देता है कि वो पोल का इस्तेमाल उन दोनों को धक्का देने के लिए कर सकता है। गीहुन एक दुखती रग पर हाथ रख देता है जब वो सवाल करता है कि अगर ऐसा होता है तो वे अगले राउंड में किसे मारेंगे, ये कैसे तय करेंगे? तुम क्या करने वाले हो, पर्ची निकालोगे या तुम सबसे आसान टारगेट चुनोगे? प्लेयर 203 काउंटडाउन टाइमर शुरू कर देता है क्योंकि वो इंतजार करते करते थक गया है।
गीहुन प्लेयर 353 को चेतावनी देता है कि अगली बार मरने की बारी उसकी हो सकती है, ये बताते हुए कि दूसरे खिलाड़ी पहले ही उसकी पीठ पीछे फुसफुसा रहे हैं। डॉन की दीवारों से शब्द होडी मी क्रास टीबी कभी भी इतने रेलेवेंट नहीं लगे हैं। जब प्लेयर 203 और प्लेयर 353 लड़ने शुरू कर देते हैं तो म्यूंगी एक अलग आइडिया के साथ बीच में आ जाता है। रॉक पेपर सीजर के कई राउंड्स के बाद ये तय होता है कि प्लेयर 336 गीहुन के पास जाएगा, जबकि बाकी ओ खिलाड़ी अपनी सारी जैकेटों से बनी रस्सी के सहारे उसे सपोर्ट करेंगे। ग्रुप गीहुन से कहता है कि उन्होंने पर्ची निकालने का फैसला किया है। वो उन पर इतना भरोसा नहीं करता कि बीच में आए, और उसकी सूझबूझ सही है, क्योंकि असली प्लान ये है कि प्लेयर 336 उस पर झपटेगा। गीहुन अपना चाकू निकालता है, जैकेट लाइफलाइन को काट देता है। जैसे ही गीहुन 336 को चाकू की नोक पर रखता है, म्यूंगी पोल के साथ पीछे से आगे बढ़ता है। आखिरी सेकंड में हालांकि वो गीहुन को हटने के लिए चिल्लाता है और बजाय उसके प्लेयर 336 को धक्का दे देता है। म्यूंगी घोषणा करता है कि वो गीहुन की तरफ है और खुलासा करता है कि बच्चा उसका है। किसी को विश्वास नहीं होता कि उस पर यकीन किया जाए या नहीं। हालांकि गीहुन को याद आता है कि उसने रस्सी कूदने वाले गेम के दौरान म्यूंगी को जूनही के पास जाते देखा था। दूसरे खिलाड़ियों के पास अभी भी बहुमत है और वे अगले राउंड में पर्ची निकालने के पक्ष में वोट करते हैं। म्यूंगी इस आइडिया को खारिज कर देता है क्योंकि उसे उन पर ट्रस्ट नहीं है। अंतिम उपाय के रूप में ओ ग्रुप अपने ही एक साथी पर हमला करके अपना बहुमत कुर्बान कर देता है। प्लेयर 39 को बुरी तरह पीटता है ताकि वो एक लंच बॉक्स बन सके, जिसे वे अगले पिलर पर फेंकने के लिए पैक करते हैं। ये समाधान नहीं है, गीहुन कहता है और सुझाव देता है कि वे पर्ची निकालें और बच्चे को बाहर छोड़ दें। इस बिंदु पर प्लेयर 203 गीहुन पर हमला करता है और प्लेयर 353 म्यूंगी पर हमला करता है। गीहुन की हाथापाई प्लेयर 39 के साथ जाके गीहुन से छुड़ाकर बच्चे के करीब आ जाती है। हालांकि म्यूंगी किनारे पर लटककर और गीहुन का गला घोटा जाता है, लेकिन वे दोनों अंत में अपने हमलावरों को मारने में सफल होते हैं। जियोंगदे सुझाव देता है कि वे अभी भी प्लेयर 39 को अगले राउंड में अपने लंच बॉक्स के रूप में लाएं। उस पर केवल 10 अरब वोन का कर्ज है और दावा करता है कि वो अपना अतिरिक्त 1.4 अरब म्यूंगी और गीहुन के साथ बांटेगा। तुम्हारे जाने से हमें हर एक को 15.2 अरब मिलेंगे, म्यूंगी कहता है और पोल का इस्तेमाल उसे धक्का देने के लिए करता है। ओ वाह, उसके लालच ने उस पर फिर से काबू पा लिया है ना। ये किसी के लिए भी एक बहुत ही अजीब कदम है जो अब तक टावर्स पर अपने गेम प्ले के साथ इतना कैलकुलेटेड रहा है। मैं भी किसी और की तरह जियोंगदे से नफरत करता हूँ, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था और कोई बहुमत वोट नहीं था। अगर म्यूंगी की मुख्य प्राथमिकता वास्तव में ये सुनिश्चित करना थी कि उसका बच्चा जीवित रहे, तो शुद्ध रूप से रणनीतिक दृष्टिकोण से अगले राउंड से पहले जरूरत से ज्यादा लोगों को खत्म करना नुकसानदायक है, क्योंकि इसका मतलब है कि बच्चे के बजाय चुनने के लिए कम दूसरे विकल्प होंगे। दाव को और भी ऊंचा बनाने के लिए प्लेयर 39 राउंड खत्म होने के बाद किनारे पर रेंगता है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारा लंच बॉक्स नहीं बनना चाहता, वो कहता है। म्यूंगी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सिसकता हुआ प्लेयर 39 पहले ही अपना मन बना चुका है और खुद को किनारे से फेंक देता है। म्यूंगी गीहुन को देखने के लिए मुड़ता है, जो बच्चे को अपनी छाती से थोड़ा और करीब से पकड़ता है। जैसे ही खिलाड़ियों का पूल अंतिम 3 तक कम हो रहा है, नोअल एक अलग बच्चे के लिए अपनी जान जोखिम में डालने में व्यस्त है। वो ऑफिसर के कमरे में घुस आती है और उसे तब तक बंदूक की नोक पर रखती है जब तक वो कंप्यूटर पर ग्योंगसॉक के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं कर देता। टॉप फ्लोर आर्काइव्स में एक हार्ड कॉपी भी है जिस तक सिर्फ वो और कैप्टन की पहुंच है, इसलिए वो उसे लिफ्ट में निर्देशित करती है। वो पलटवार करता है और वे अपनी बंदूक पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी लड़ाई उन्हें वापस कमरे में ले आती है। जब ऑफिसर को ये पता चलता है कि नोअल ये ग्योंगसॉक की बच्ची की वजह से कर रही है, तो वो सवाल करता है कि क्या ये अपने बच्चे को छोड़ने के गिल्ट को शांत करने का उसका तरीका है। नोअल बस उससे पिता और बेटी को बख्श देने को कहती है। हालांकि नोअल और ऑफिसर दोनों एक दूसरे को चाकू भूख पर मार देते हैं, लेकिन उसकी चोटें उसकी तुलना में ज्यादा गंभीर हैं। वो अंत में अपना चाकू खो देती है और उसके सिर पर एक ग्लास तोड़ दिया जाता है। ऑफिसर भी एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है और ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग की स्कीम उसके लिए मायने रखती है, क्योंकि उसने एक ऐसे प्रियजन को खो दिया था जिसे एक किडनी की जरूरत थी। उसने उसके ऑपरेशन को कमजोर करके एक सीमा पार कर दी है, इसलिए वो उसे मारने जा रहा है। नोअल किसी तरह खुद को लिफ्ट तक घसीटने की ताकत ढूंढ लेती है। ऑफिसर को अंदर की बंदूक के बारे में कुछ सेकंड पहले ही याद आता है जब वो उसे पकड़ती है और उसे गोली मार देती है। कुछ मिनट पहले उसके लिए सिर्फ रिंगना भी दर्दनाक लग रहा था, फिर भी वो अब खड़ी हो सकती है और ऑफिसर की लाश को घसीटकर लिफ्ट का दरवाजा खुला रखने के लिए रखती है जब वो आर्काइव्स की तलाश करती है और अंत में ग्योंगसॉक की फाइल ढूंढ लेती है। ग्योंगसॉक की बात करें तो वो उन पिंक सोल्जर्स से लड़ने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने उसकी नाव पर गोलीबारी शुरू कर दी है। उसके पास गोला बारूद खत्म हो जाता है, लेकिन जो सिपाही उसे गोली मारने वाला है वो पहले मारा जाता है। जूनहो का जहाज आ गया है। ग्योंगसॉक और इन पिंक सोल्जर्स कॉस्ट्यूम में दूसरे सभी लोगों को देखना इस बात का प्रमाण है कि वो सही दिशा में जा रहा है, लेकिन वो पहले से ही ये जानता था। एपिसोड में पहले इन्होंने जूनहो को हार मानने के लिए फोन किया।
अपने भाई को चेतावनी दी कि अगर वो गेम में और खुदाई करेगा तो वो मर जाएगा। जब जूनहो ने जवाब दिया तुम्हें मुझे मारना होगा, तो इन्होंने फोन काट दिया। ऐसा लगता है कि ये एक चीज है जो इन्हों अभी तक नहीं कर पाया है और हमें ये देखने के लिए फिनाले तक इंतजार करना होगा कि क्या ये बदलता है। क्या जूनहो गीहुन म्यूंगी या बच्चे के मरने से पहले गेम को बाधित कर पाएगा? अब जब हर निशान बन गया है, मौत की मुहर, तो इंसानियत की अंतिम परीक्षा शुरू होने वाली है। मिलते हैं अंतिम एपिसोड ह्यूमन जार में। एक ऐसा खेल जो ये तय करेगा कि इंसान क्या है, पशु, खिलाड़ी या सिर्फ मोहरे। ह्यूमन जार हमें दिखाता है कि जब सब कुछ छिन जाए तब इंसान आखिर में क्या चुनता है, बलिदान, सत्ता या मोक्ष। स्क्विड गेम के पहले सीजन के अंत में गीहुन एयरपोर्ट से गेम के रिक्रूटमेंट नंबर पर फोन करता है। ध्यान से सुनो, वो कहता है, मैं घोड़ा नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। वो जानना चाहता है कि गेम के पीछे कौन है और वे लोगों के साथ ऐसी भयानक चीजें कैसे कर सकते हैं। सीरीज फिनाले में गीहुन अपने प्रतिरोध के अंतिम कार्य का उपयोग एक जान बचाने और खिलाड़ियों के ह्यूमिलिएशन के खिलाफ अपने रुख को दोहराने के लिए करता है। आखिरी गेम में सिर्फ एक राउंड बचा है। पुल को पहले पार करने के बाद म्यंगी पोल लहराता है और जोर देता है कि गीहुन दूसरे टावर पर रहे और बच्चे को सौंप दे। इसका मतलब है कि म्यंगी को खुद को या बच्चे को एलिमिनेट करना होगा, लेकिन वो अपनी योजनाओं की पुष्टि या खंडन नहीं करेगा। वो ये जरूर कहता है कि वो गीहुन को पार करने देने के बजाय उन तीनों को मरने देगा। भले ही गीहुन अगले राउंड में एलिमिनेट होने वाला खिलाड़ी बनने की पेशकश करे, म्यंगी उस पर भरोसा नहीं करता। उसकी मानसिक स्थिति बिखर रही है। वो सबसे नया है जो ये इशारा कर रहा है कि गीहुन और जुनही का रोमांटिक या सेक्सुअल रिश्ता था। म्यंगी के लगातार उत्तेजित होने और पुल के गायब होने से पहले समय खत्म होने के साथ गीहुन बच्चे को नीचे रखता है और पीछे हट जाता है। वो प्लेयर 203 के शरीर से चाकू लेता है, जबकि म्यंगी पहली बार अपने बच्चे को पकड़ता है। जब पुल पीछे हटने लगता है तो गीहुन खुद को पिलर पर लॉन्च करता है। गीहुन ने फैसला किया है कि म्यंगी बच्चे के साथ पिलर पर छोड़े जाने का हकदार नहीं है। यह असल में जुनही की इच्छा के अनुरूप है। उसने म्यंगी से कहा था कि वो उसे बच्चे की जिंदगी में बिल्कुल नहीं चाहती। म्यंगी और गीहुन लड़ते हैं और जब म्यंगी अपना पोल खो देता है तो गीहुन का पलड़ा भारी हो जाता है। म्यंगी फिर अपने ही बच्चे को एक बार्गेनिंग चिप के रूप में इस्तेमाल करता है। गीहुन के पास आने पर वो उसे गिराने की धमकी देता है। तुम्हें लगता है मैं ये नहीं कर सकता? मैं कर दूंगा। म्यंगी रोते हुए चिल्लाता है। उसे किनारे पर लटकाने के लिए ही उसकी कस्टडी के अधिकार छीन लिए जाने चाहिए, भले ही वो झांसा दे रहा हो। गीहुन अपना चाकू छोड़ देता है, जिसका इस्तेमाल म्यंगी उसे कुछ बार छुरा घोंपने के लिए करता है। वे दोनों अंत में किनारे से गिर जाते हैं, लेकिन गीहुन पिलर पर एक बार पकड़ लेता है और म्यंगी उसकी फटी हुई सूट जैकेट से गीहुन से लटका रहता है। गीहुन आसानी से छोड़ सकता है। अगर वो अभी भी उस मानसिकता में होता जिसमें वो डे-हो को मारते समय था, तो उसने शायद गुस्से में अपनी पकड़ ढीली कर दी होती। इसके बजाय वो तब तक पकड़े रहता है जब तक जैकेट अपने आप फट नहीं जाती और म्यंगी को उसकी मौत की ओर नहीं भेज देती। गीहुन खुद को वापस पिलर पर खींचता है, क्योंकि ना तो उसने और ना ही म्यंगी ने अभी तक राउंड शुरू करने के लिए बटन दबाया था। म्यंगी की मौत एक एलिमिनेशन के रूप में नहीं गिनी जाती। गीहुन के एकमात्र विकल्प वो खुद और बच्चा है। वो बटन दबाता है। इस बार उसके पास काम करने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं। जब ये सब हो रहा है, नोल फ्रंटमैन के रूम में है। एपिसोड में पहले वो ग्योंगसॉक और दूसरे खिलाड़ियों की फाइलें जला दी थी और फिर अपनी खुद की फाइल पढ़ी थी। ये देखकर कि उसमें लिखा है कि उसके पति को मार दिया गया था और उसकी बेटी मर चुकी है, वो व्याकुल होकर अपनी ठोड़ी पर बंदूक रख लेती है। लेकिन जब वो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती है तो रुक जाती है। वो देखती है कि गीहुन बच्चे को उठाता है। वो रो पड़ता है और बच्चे के माथे पर एक चुंबन देता है। उसे अपनी छाती से लगाने के बाद पिलर पर रख देता है। पहली बार वीआईपीज़ शांत हैं। वे अपनी दूरबीनें नीचे कर लेते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि वो पहली बार 2 बार का विजेता बनने का इरादा नहीं रखता है। हम घोड़े नहीं हैं, हम इंसान हैं। इंसान, इंसान। वो बोलते बोलते रुक जाता है, दर्शक को खाली जगह भरने के लिए छोड़ देता है। अपनी इंसानियत के अंतिम कार्य में वो अपनी बाहें फैलाकर पीछे की ओर गिर जाता है। एक आदमी जो एक अनुपस्थित पिता था, अब दूसरे व्यक्ति के बच्चे के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा है।
नोल रोते हुए अपनी उंगली ट्रिगर से पीछे खींच लेती है, जबकि इन्हों के चेहरे का भाव फिलहाल हमसे छिपा हुआ है। गीहुन के जमीन पर गिरने के बाद इन्हों को सूचित किया जाता है कि कोस्ट गार्ड आइलैंड के पास आ रहा है। वो एक इवैक्यूएशन का आदेश देता है, जिससे कंट्रोल रूम की सभी स्क्रीन पर गेम ओवर लिखा आ जाता है। वो एक लाल बटन भी दबाता है जो 30 मिनट का काउंटडाउन शुरू कर देता है। कोस्ट गार्ड जुनहू की बदौलत आ रहा है, जिसने उन्हें अपने जहाज का लोकेशन दिया था। ग्योंगसॉक, जिसे जुनहू ने पुष्टि की है कि एक खिलाड़ी है, किम के साथ जहाज पर रहता है, लेकिन जुनहू और उसका स्कूबा गियर अकेले आइलैंड की ओर बढ़ गए हैं। आइलैंड पर अपने पिछले अनुभव को देखते हुए जुनहो को पता होना चाहिए कि ये संभावना नहीं है कि वो अकेले खिलाड़ियों को बचा सकता है या एक चल रहे गेम को रोक सकता है। ये उसके अपने भाई से फिर से मिलने की उसकी व्यक्तिगत इच्छा के बारे में है, और वो जानता है कि उसके पास अवसर की खिड़की सीमित है। वो 30 मिनट का काउंटडाउन शुरू होने से कुछ समय पहले आइलैंड पर पहुंचता है। इन्हो गीहुन के शरीर के पास जाता है और अपना फ्रंटमैन मास्क हटाता है। वो दूर जाने से पहले आंसू रोकने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। वो बच्चा जो एक मोटिवेशन के रूप में काम करता था बच गया। जुनहू फ्रंटमैन के रूम में समय पर पहुंच जाता है और इन्हों को सर्कुलर पिलर के ऊपर बच्चे के पास जाते हुए देखता है। जुनहू स्क्रीन पर गोली चलाता है, फिर वीआईपी एरिया तक अपना रास्ता खोजता है, जहां वो शीशा तोड़ता है और आखिरकार अपने बड़े भाई का ध्यान खींचता है। जुनहू उस पर बंदूक तानता है, लेकिन जब सेकंड बीत जाते हैं और वो गोली नहीं चलाता तो इन्हों मुड़ जाता है। इस पल का 2 सीजन तक इंतजार करने के बाद जुनहो अपने हिंग को पुकारता है। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? यह अनुभव वैसा ही था जैसा उसने अपने भाई को आखिरी बार देखते समय कहा था, और फिर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इन्हों मुड़कर भी नहीं देखता जब वो बच्चे को अपनी बाहों में लिए जाता है। ये सारी बातचीत हमें बस इतना बताती है कि जुनहो जवाब चाहते हैं जो इन्हों देने से इनकार करता है, और ये कि उनमें से कोई भी एक दूसरे को मारना नहीं चाहते। नोल अब उस ऑफिसर का मास्क पहने जिसे उसने मारा था, दूसरे सोल्जर्स के साथ इवैक्यूएट होती है। उन सभी खून से भरे और गोलियों से छलनी स्थानों को खाली देखना बेचैन करने वाला है। केवल पिचके हुए गुब्बारों और अपनी कांच जैसी गुड़िया वाली आंखों वाले गीहुन ही बचे हैं। जैसे ही 30 मिनट का काउंटडाउन समाप्त होता है, कैमरा गीहुन की आंखों में प्रतिबिंबित हो रहे फायरी एक्सप्लोजन्स पर जूम करता है। पानी से जुनहो को स्क्विड गेम के आत्मविनाश का एक और दृश्य मिलता है। स्क्रीन के काला होने पर हम देखते हैं कि एक शख्स उस मोटल के कमरे में घुसता है जहां गीहुन ने अपनी बची हुई पुरस्कार राशि रखी थी। एपिसोड फिर 6 महीने आगे बढ़ जाता है। स्क्विड गेम संगठन का पर्दाफाश या जांच होती नहीं दिखती, और एपिसोड का बाकी हिस्सा स्क्विड गेम वर्स में अभी भी जिंदा प्रमुख किरदारों का हालचाल लेने के लिए जारी रहता है। सबसे पहले नोल उस मनोरंजन पार्क में जाती है जहां ग्योंगसॉक उसका पोर्ट्रेट बनाता है, इस बात से अनजान कि उसे वो अजीब तरह जाना पहचाना क्यों लगता है। नोल ये प्रमाणित करके खुश है कि उसकी बेटी नायाओ स्वस्थ है। उसने अपनी स्ट्रॉबेरी हैट को एक बाउल कट के लिए बदल दिया है। जैसे ही नोल पार्क से निकलती है, वो ब्रोकर जिसके साथ वो पहले काम करती थी फोन करके कहता है कि उसकी अपनी बेटी चीन में देखी जा सकती है। अगली बार जब हम नोल को देखते हैं तो वो एयरपोर्ट पर उसे ढूंढने जाने की तैयारी कर रही है। जुनहो वुसक को जेल से मूदोंग के साथ उठाता है, वो दोस्त जो वुसक के कैप्टन पार्क के घर में घुसते समय निगरानी करते हुए सो गया था। ये स्पष्ट नहीं है कि जुनहो जीने के लिए क्या कर रहा है। हालांकि हम जानते हैं कि वो पुलिस बलों में वापस नहीं लौटा है, लेकिन वो शायद एक नई नौकरी करने वाला है, पितृत्व। ऐसा लगता है कि किसी ने जुनहो से नहीं पूछा कि क्या वो एक सिंगल डैड बनना चाहता है, लेकिन जुनही का बच्चा वैसे भी उसके पते पर पहुंचा दिया गया है। साथ में एक गोल्ड कार्ड है जिसमें इनाम की रकम है। स्क्विड गेम सामान से पता चलता है कि संगठन अभी भी चल रहा है और काम कर रहा है। नोल का ब्रोकर सीजन 1 के से बयक के भाई चेल को भी एयरपोर्ट पर नॉर्थ कोरिया से उसकी असली मां से मिलाने के लिए लाता है। वो रोते हुए इतनी देर करने के लिए माफी मांगती और उसे गले लगाती है। सांगवू की मां जिसने चेल को पाला था, रियूनियन के लिए वहां है और वो भी रो रही हैं। इसी बीच इन्हो गीहुन का सामान उसकी बेटी को देने के लिए लॉस एंजलिस की यात्रा करता है। गायोंग, जिसे उसके अमेरिकी दोस्तों के लिए जेनी है, शुरुआत में कहती है कि उसे अब कोई परवाह नहीं है कि गीहुन उससे संपर्क करता है या नहीं, और वो ये दिखाने में खुश है कि वो मौजूद ही नहीं है। लेकिन जब इन्हो उसे सूचित करता है कि गीहुन मर चुका है, तो वो स्क्विड गेम बॉक्स लेती है और उसे खोलकर उसकी खून से सनी ट्रैक जैकेट दिखाती है। वे कम से कम इसे ड्राई क्लीन तो नहीं कर सकते थे? ये ध्यान देना योग्य है कि पैसा अभी भी इनमें से कई अंतों में एक प्रेरणा है।
ब्रोकर्स को नॉर्थ कोरिया से लोगों को भागने में मदद करने के लिए काम पर रखा जाता है। ऐसा लगता है कि ग्योंगसॉक के मनोरंजन पार्क के सहकर्मियों ने नायोन के इलाज के लिए पैसे जुटाए थे और वूसो गीहून के मॉडल को एक नए बिजनेस के रूप में ठीक करने का सपना देख रहा है, जबकि उन लोगों से भी अपनी जीविका चला रहा है जो उसके कर्जदार हैं। अगर पूंजीवाद अभी भी हावी है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्क्विड गेम बना हुआ है। और अंतिम सीन से ये पता चलता है कि इन्हो शहर में एकमात्र कर्मचारी नहीं है। जब इन्हो एक गली से थप्पड़ की आवाज सुनता है तो वो खिड़की नीचे करता है। पता चलता है कि रिक्रूटर का अमेरिकी सीरीज ऑस्ट्रेलियाई केट ब्लैंचेट है। वो इन्हो को पहचानती हुई लगती है। कई सेकंड तक उससे सीधी आंख मिलाती है, जब तक कि वो उस कथित कंगाल आदमी पर थप्पड़ मारने के लिए वापस नहीं मुड़ती जिसके साथ वो डगजी खेल रही है। इन्हो दूर देखता है और उसकी वैन चली जाती है, जबकि वो जोरदार थप्पड़ मारना जारी रखती है। हाँ, कुछ लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन पूंजीवाद के तहत दूसरों को केवल एक थप्पड़ भरा अंत ही मिल सकता है। तो दोस्तों, खत्म हुआ स्क्विड गेम सीजन 3, एक ऐसा खेल जिसने इंसान की आत्मा को परखा, तोड़ी और फिर जला दिया। अगर ये कहानी आपको झकझोर गई हो तो मिलते हैं एक और नई थ्रिलिंग कहानी के साथ, सिर्फ प्लॉट ट्विस्ट मूवीज पर।